दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाने वाले पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक बराबर देखते रहें। और क्योंकि इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा और जो पिछला क्वेश्चन किया था उसका आंसर भी आपको दूंगा। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है नागोया प्रोटोकॉल, यानी नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है। यह 29 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षरित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नागपुर, यानी महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, यानी निम्नलिखित पर ध्यान देना है आप लोगों को, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ये क्रमशः किस देश में है? तो इसका सही आंसर है इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, यानी अंतर्राष्ट्रीय, इसका सही आंसर है इटली, फिलीपींस, मैक्सिको, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है रोम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, यानी साले गैस, कोयला तल, मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मीथेन हाइड्रेट्स। तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी कि साले गैस, कोयला तल, मीथेन, बलुआ पत्थर और मीथेन हाइड्रेट, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण से, यानी CITES पर्यावरण संरक्षण से संबंधित वैश्विक समझौता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर वन्यजीव सुरक्षा से। क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। यह वन्यजीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, GRIHA मानक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण मानक से, यानी कि GRIHA मानक पर्यावरण मानक से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है? तो इसका सही आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन जो होता है वो PM होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है केरल में, यानी परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के पालक्कड़ जिले में है, जो 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, यानी अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहली समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? तो इसका सही आंसर है इटली, यानी इटली में फास्ट फूड से निपटने के लिए आंदोलन चला है। और इटली में फास्ट फूड
विरोधी आंदोलन चला। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटर, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है, ये रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? यानी कि सभी को जलाना है, यानी प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन, प्रोपेन। तो इसका सही आंसर है केरोसिन, यानी कि केरोसिन, यानी मिट्टी को, तेल को यदि हम अधिक मात्रा में जलाएंगे, नॉर्मल जलाएंगे, तो CO2 का उत्सर्जन सबसे अधिक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? तो जैव ईंधन का उद्देश्य जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जैव ईंधन का इनमें से कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इनमें जो भी उद्देश्य हैं वो जैव ईंधन को नष्ट करने वाले हैं, यानी वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए। ये गलत आंसर है। दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये भी गलत है, और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, यानी ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई है? तो इसका सही आंसर है नागोया प्रोटोकॉल में, यानी यानी विश्व ओजोन दिवस या विश्व बर्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई है। तो आप लोग ध्यान देना, विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, यानी युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना है। और अगला क्वेश्चन है, माधव गॉडगिल पैनल ने किस क्षेत्र में को पारिस्थितिकी के रूप से, यानी कि पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट, यानी माधव गॉडगिल ने पैनल मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव के सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन श्रीशैलम, यानी आंध्र प्रदेश में है। नहीं, पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्यजीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है, यानी कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और यह चेंचू भाषा ही बोलती है, यानी चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण लेखांकन क्या है? तो इसका सही आंसर है यह पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, यानी पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते हैं। यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी बिली अर्जुन सिंह का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। वो एक पूर्व शिकारी थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। उन्हें 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया है। उन्हें 1995 में पद्मश्री भी दिया गया है। उनका निधन 2010 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट सकती है? यानी निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट सकती है? तो इसका सही आंसर ऊर्जा, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, यानी राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सहजैवी संबंध, यानी कि राइजोबियम। आपने देखा होगा राइजोबियम जो होता है ये सहजीवी संबंध होता है इनमें आपस में, यानी कि प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया आपस में इनका संबंध होता है, क्योंकि ये एक साथ दो जीवन को एक साथ चलाते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे को देते हैं। यानी जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो जैविक उर्वरक होते हैं ये खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ये किफ़ायती होने के साथ ही साथ कम प्रदूषक होते हैं। यानी राइजोबियम,
एजोटोबैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास, बेसिलस, फ्लोरिसेंट, स्यूडोमोनास, राइजोबिया, फ्लेवोबैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर आदि जैव उर्वरक हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, जैविक खेती के क्या फायदे हैं? तो इसका सही आंसर ये किफायती होती है, क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। ये किफायती और कम प्रदूषक होता है। यानी जैविक उर्वरक हम वर्मी कंपोस्ट, FYM, इस प्रकार की जितने भी हैं, हरी खाद यानी ढेंची की जो खाद होती है, ये भी हरी खाद यानी जैविक खेती है। तो इसको भी लोग जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये सभी की सभी जितनी भी खादें होती हैं, जैविक खादें, इनसे क्या होता है, प्रदूषण तो कम फैलता है, साथ ही साथ ये किफ़ायती होते हैं और हमारी फसल के लिए या हमारी भूमि के लिए भी फायदेमंद होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही आंसर है कॉपर। यानी ई कचरा, ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इसमें मुख्य रूप से कॉपर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर रसेल कार्सन। यानी साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन थे। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह ऑब्लिक पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है टाइटन। यानी कि हमारे सौर मंडल में टाइटन उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? तो इसका सही आंसर है परजीवी खाद्य श्रृंखला। यानी कि परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन लेवी क्या है? तो इसका सही आंसर कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है। यानी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर को कार्बन लेवी कहते हैं। यानी कि जो भी कार्बन ईंधन पर कर लगता है उसे कार्बन लेवी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि कार्बन ईंधन पर लगने वाली कर को ही कार्बन लेवी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, जिसका आंसर देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है, चूंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अतः राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का आज का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों से, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें इस आंसर के लिए मुझे। यानी डोंगरी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझें और आंसर दें। और यदि आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन अच्छा लगता है और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। यदि एक भी क्वेश्चन आपको गलत लगा इस वीडियो में तब भी हमें कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं कुछ त्रुटि कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।